नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट मैथ प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम 4th प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? ऑप्शन है 5 दिन, 10 दिन, 24 दिन या 30 दिन। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हमें यूनिट मेथड से सॉल्व करना चाहिए। किससे करना चाहिए? यूनिट मेथड से। जैसे देखो, हमें दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं उसी कार्य को? 15 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। हम इनका क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जैसे 12, 15, 20 का, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो हमने मान लिया कि जो कार्य है वो कितना है? 60 यूनिट कार्य है। अगर ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में कार्य को करते हैं, यानी 12 दिनों में 60 यूनिट कार्य को करते हैं, तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे? वो 5 यूनिट, क्योंकि 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 5 यूनिट। अगर हम बी और सी की बात करें, ये क्या पर डे बनाते होंगे? पर डे 4 यूनिट, यानी 15 4 60। और सी और ए मिलकर के कितनी यूनिट बनाते होंगे? 3 यूनिट पर डे बनाते होंगे। देखो, सबसे ज़्यादा यूनिट कौन बना रहा है? ए और बी, क्योंकि ये कार्य को केवल 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो जो जितने अधिक दिन लेगा वो उतना कम कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो तीनों को मिलकर के ये निकालें कितने यूनिट कार्य करते हैं। तो देखो, इन सबको जोड़ो तो 5 और 4 9 3 12, यानी कि ये 12 यूनिट कार्य किस किस का है? ये 12 यूनिट कार्य ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर के। ठीक है, यानी तीनों मिलकर के कितना यूनिट बनाएंगे? 6 यूनिट बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए कितनी बार आया है? 2 बार, बी भी 2 है और सी भी 2 है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, इससे ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। यानी तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी पर डे क्या यूनिट बनाते हैं? 6 यूनिट कार्य करते हैं। तो 60 यूनिट को कार्य करने में उसे कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10 डेज। तो आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली संख्या का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? तो निकालिए इसका आंसर। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 42। ऐसी सेकंड संख्या और जो आपका थर्ड नंबर है, उन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें? 56। तीसरी और पहले का, यानी तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, इनका कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। ठीक है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? मान के चलो आप ऑप्शन को उठाओ कि हमारी तीसरी संख्या, जैसे 12 मान ली, हमारी तीसरी संख्या 12 है। तो देखो, अगर हम तीसरी संख्या यहाँ पे 12 रखेंगे तो पहली संख्या हमारी कितनी आएगी? 12 चौक 48, यानी कि 4 आ जाएगी। अब देखो, अगर हम यहाँ पहली संख्या 4 रखें तो क्या दूसरी संख्या ये 4 से कट जाएगा? 42 नहीं कटेगा। ठीक है, या इस तरीके से देखो, जैसे हमने मान ली कि तीसरी संख्या आपकी क्या है? 12 है। ठीक है, तो देखो 12 से यहाँ तो ये कट रहा है, लेकिन ये वाले इसमें भी देखो तीसरी संख्या क्या 12 से 56 कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो आपकी 12 नहीं होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम 6 को माना कि 6 हमारी तीसरी संख्या है, तो 6 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, और लेकिन ये नहीं कटेगा। 56 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी आपकी संख्या नहीं हो सकती है। तीसरी संख्या को अगर हम 7 माने तो 7 से 48 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं हो गया। 8 को मानेंगे तो देखो 8 से तीसरी संख्या से कट रहा है, यानी 8 से 6 बार, और 8 से ये भी कट रहा है, यानी तो तीसरी संख्या आपकी यहाँ से ऑप्शन से कौन सी होगी? डी ही होगा। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल इजी था, इसलिए मैंने कर दिया बाई ऑप्शन से। अदरवाइज आप इसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। जैसे देखो, 42 के लिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 6, दूसरी 7,
इसमें देखो दूसरी 7 तो तीसरी कितनी हो जाएगी 8, यानी देखो 6 सत्ते 42, 7 8 56 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीसरी 8 है और पहली क्या है 6, तो 8 6 48। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 हो जाता है, तो भिन्न का अंश होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ऑप्शन हमें क्या दिए हुए हैं, 10 5 15 और 9। तो देखो भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़, जैसे भिन्न का अंश मान लिया हमने x है और हर इसका मान लिया हमने y है। ये क्या कह रहा है, अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है, यानी अंश में भी हमने 1 जोड़ा और हर में भी 1 जोड़ा, तो उसका मान कितना हो गया 2 हो जाता है। और ये कह रहा है अगर 1 घटाने पर, अगर हम इसमें से एक घटा दें, जैसे x - 1 अपॉन y - 1, तो क्या हो जाता है, ये 4 हो जाता है। तो भिन्न का अंश क्या होगा, तो भिन्न का अंश क्या होगा ये हमें निकालना। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, x + 1 बराबर, ये 2 से करेंगे तो 2y + 2। इसका मतलब क्या हुआ, x - 2y बराबर, ये 2y इधर आ गया और ये 1 इधर चला गया, तो x - 2y बराबर 1। ये आपका क्या बन गया, पहला समीकरण। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को ये क्या हो रहेगा आपका, x - 1 बराबर 4y - 4। 4y को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 4y बराबर, ये 1 इधर जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा, बराबर -3। कितना आएगा, बराबर -3। ये आपका होगा सेकंड समीकरण। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हमें क्या पूछा, भिन्न का अंश पूछा है, यानी हमें x का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए यहाँ से y को हटा देंगे। ठीक है, y को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट समीकरण हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपका -4y और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस और प्लस हो गया। जब इसे हम करेंगे तो ये आपका इससे कट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 2 और 3 5। तो यहाँ से अंश आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 का होल स्क्वायर प्लस 115 का होल स्क्वायर प्लस 117 का होल स्क्वायर माइनस 113 × 115 माइनस 115 × 117 माइनस 117 × 113 किसके बराबर है। ऑप्शन दिए हुए हमें 0 4 8 या 12। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो देखिए ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया था, प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर ये इस तरीके से दिया है कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c, ये इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम 113 को a मान माने, इसका b मान और इसका c मान है, तो ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से दी हो तो हम इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 कोष्टक में आपका लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये इस बड़े कोष्टकों में से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 इंटू, अब इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो a माइनस के b, यानी 113 में से 115 गया तो कितना बचा, -2। -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस ऐसे b माइनस सी कितना, 115 में से 17 गया 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4। ऐसे c माइनस के a, तो 117 में से 13 गया तो 4 का कितना आ जाएगा 16। तो ये कुल कितना हो गया 16 4 20, 20 और 4 24, यानी ये आपका कितना हो गया 1/2 इंटू 24। तो ये 2 से इसे हम इसे काट देंगे तो ये कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। तो ये तो देखो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसे हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे और उसमें +2 कर देंगे। क्या कर देंगे? +2। तो 6, 9, 12, 18 का देखो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो 6 के फैक्टर करो 2 × 3, 3 9 के फैक्टर करो 3 × 3, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 3 12 यानी 2 है तो 2 3 6, 6 दूनी 12 यानी 1 2 की और जरूरत है। 15 के फैक्टर करो 3 × 5 तो इसमें 5 और ले आओ, 3 तो पहले से है ही। 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 दूनी 18, 3 तरह के 9, 9 दूनी 18, तो ये पहले से है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आपका ये आ गया, ठीक है, 2 2 3 6, 6 3 18 और 18 × 2 पंजे 10 यानी 18 दाए 180। तो जो इनका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 180 आ गया। अब हमें बताना प्रत्येक मामले 2 शेषफल लेता है, तो हम इसमें +2 और कर देंगे, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 182 हमारी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए बी का इतना, बी सी का ये है, उन सबने कुल 564 रन बनाए, तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने? देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इधर मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ इसे, ठीक है। देखो ए और बी का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है? सिंपल ए और बी का अनुपात देखो, ए और बी का अनुपात दिया हुआ हमें 5:3। बी और सी का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है? 4:5, यानी बी और सी का, अगर बी 4 है तो सी यहाँ पे कितना है आपका? 5 है। इन तीनों का अनुपात को हम कर लेंगे। तो अनुपात में करने के लिए आप देखो इस तरीके से करो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो 4 पंजे 20, यानी ए अगर 20 है तो बी कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और सी कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, यानी इन तीनों का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा? 20 12 15 आ जाएगा। अब हमें दिया है कुल रन कितने दिए हुए हैं? 564, यानी तीनों की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 564। अनुपात में कितना हो गया ये? 10 20 और 20 40, 40 और 7 47, कितने की वैल्यू है ये? 47 की वैल्यू हमें दी हुई है। और हमें निकालना किसका है? बी का निकालना। तो बी का मान कितना है? 12 आ गया, कितना है? 12 है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 47 से ये एक बार जाएगा, यानी कि 1, कितना बचा आपका? 47 और 9 56, यानी कि 9 का मतलब 94 हो गया आपका, ठीक है। 94 का मतलब 2 बार। तो 12 × 12 कितना हो गया? 12 × 12 बराबर हो गया आपका 144 रन। तो बी द्वारा कितने रन बनाए गए? 144 रन बनाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, 3 छात्रों की औसत आयु कितनी दी है हमें? 15 वर्ष दी है, यानी 3 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15 × 3। औसत कितना दिया हुआ हमें? 15, और तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। अब ये कह रहा है उनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3:4 है, यानी कि अगर उनके अनुपात में बात करें तो कितना अनुपात है? 3 और 4 7, 7 और 2 9, यानी कितना अनुपात है? 9 है। और 9 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 45। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 पंजे 45, यानी 5 आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इनकी आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 10 है तो इसकी 15 है और इसकी कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। तो हमें पूछा क्या है? सबसे बड़े आयु के छात्र की आयु बताइए। सबसे बड़ा जो छात्र उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम सिंपल एलिगेशन से कर सकते हैं, ठीक है। किससे कर सकते हैं? एलिगेशन से।
तो ये क्या कह रहा है, 2 बोतलों में अनुपात है। पहले में कितना अनुपात दिया है, 2:5, दूसरे में 7:3 के अनुपात में क्या है, अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे अम्ल से चाहे जल से। तो सबसे पहले हम अम्ल से कर लेते हैं। तो अम्ल से करेंगे तो पहली बोतल में अम्ल कितना है, 2:5 में, यानी कि पहली बोतल में अम्ल कितना है, 2/7 में। दूसरी बोतल में क्या हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया। अब मिलाने पर जो मिक्सचर है उसमें अनुपात क्या है, अम्ल और जल का 2:5 में, यानी अम्ल कितना है, 2/5 में है। अब इससे हम क्या कर देंगे, देखो 1 से तो ये बड़ी वैल्यू है, तो 1 में से घटाएंगे और 1 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, यानी 2/7 और 2/5 कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 और 7 दूनी 14, यानी 2/5 बड़ा है। 2/5 में से हम किसको घटाएंगे, यानी कि 2/5 माइनस 2/7 कर देंगे। तो कितना आ गया आपका 35, 5 से 7, 7 दूनी 14 माइनस 7×5 5 यानी 10, तो कितना आ गया 4/35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें से घटाएंगे 2/5 में से इस वैल्यू को घटाएंगे 2/7 को, तो कितना आ जाएगा 4/35। दूसरी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, दूसरी वैल्यू हमारी 7/10 में से हम किसे घटाएंगे, 2/5 को घटाएंगे। यानी पहली वाली में हमने क्या किया, 2/5 में से 2/7 को घटाया था। अब हम 7/10 में से 2/5 को घटाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम इनका आ गया 10 और 10 से 10 यानी कि 7, 5 दूनी 10 यानी कि 4, 7 में से 4 गया तो 3, तो कितना आ जाएगा आपका 3/10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 2 बार और ये 5 से 7 बार, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×3 21 और ये 2×4 8। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 21:8 आ जाएगा। अगर पहले 21 लीटर था तो हमें कितना और मिलाना पड़ेगा, 8 लीटर और मिलाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो 5 संख्याओं का औसत दिया है हमें 140, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो गया, 5 संख्याओं का, ऐसे लिख लो, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 140 × 5, 14×5 यानी कितना हो गया, 700 हो गया। अब ये कह रहा है उनमें से एक संख्या हटा दी तो शेष 4 का औसत रह गया, यानी जो 4 संख्या हैं शेष 4 उनका औसत कितना हो गया, 130 × 4, 13×4 52, यानी कि आपका 520। अब ये क्या करता है, तदनुसार 28 संख्या कौन सी है। अब देखो 28 संख्या क्या है, इसमें से अगर हम इसे घटा देंगे तो आ जाएगी, तो 0 और 10 में से 2 गया तो 8 और 6 में से 5 गया तो 1, कितना आ जाएगा 180 आंसर हो जाएगा। तो 28 संख्या कौन सी है, 180, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो देखो इन्हें हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं ये, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो इधर मैंने लिख लिया आपका ए और इधर लिख लिया आपका बी। ये कह रहा है यदि ए बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर मान के चलो अगर बी का वेतन अगर हमने 100 माना तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी देखो तुलना में किससे करनी है, ए से, जिससे हम तुलना करते हैं उस वैल्यू को हम नीचे रखते हैं। ये कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है, 50 कम है, कितना कम है 50। अब तुलना किससे करनी है, ए से, तो ए को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, परसेंटेज में निकालना तो × 100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 और 5 से ये कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 100/3 कितना हो गया आपका 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई,
यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य इतने रुपये अधिक होता तो लाभ परसेंट 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यानी कि अगर वस्तु हमारी 100x की थी या 100 रुपये की मान लीजिएगा, 100 की थी तो हमने कितने में बेची, 112 पे बेची। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य यानी पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 90 होता, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% का लाभ होता है। ऐसे सवालों में हम क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है ना, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे परसेंटेज वाइज। 30% का लाभ हो जाता तो 30% का लाभ कितना हुआ, यानी 90 पे अगर हम 30% लाभ करेंगे तो कितना करेंगे, 90 इंटू 130 अपॉन 100, तो 0 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो 13 इंटू 9 कितना होता है, 13 7 91, 13 104, 13 117, कितना होता है, 117 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 117। अब आप देखो, अगर जब हमने वैल्यू 100 रुपये मानी थी तो अंतर उसमें कितने का आ रहा है, 5 रुपये का। कितने का आ रहा है, 5 रुपये का। जबकि बिक्री मूल्य कितने का अंतर आया, 5.75 का। कितने का आया, 5.75 का। तो हमने मान लिया कि वैल्यू क्या है, उसकी एक्स वैल्यू है, यानी 100 रुपये वैल्यू मानी थी तो 5 का अंतर आ रहा है। 5.75 का अंतर कितने पाएगा, तो मान लिया हमने x पाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5.75 इंटू 100 अपॉन 5। यहाँ से ये 2 जीरो हट जाएंगे और ये हट गया। ठीक है, इससे हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 2, 5 25, कितना आ गया, 115 रुपये आ गया। क्या आ गया, 115 रुपये। यानी कि वैल्यू वस्तु की कितनी होगी, 115 रुपये होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब हमें ये तो उसकी क्या है, 115 रुपये, उसकी क्या है, CP है, क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब 20% का लाभ लेना है तो 115 पे इंटू 20% का लाभ ले लो, यानी 120 अपॉन 100। 20 से ये 5 और 20 से ये 6, 5 से इसे काटेंगे तो ये 23 बार, कितना बार, 23 बार। 23 पंजे 115, 23 छिक्के कितना होता है, 130। तो आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या है। देखो उसने खरीदी कितने में मेज, 900 रुपये में खरीदी। अब उसने 10% की छूट दे दी, यानी कि 90/100। ग्राहक को कितने की दे दी, 90/100। और उसने एक 20% की और छूट दी, यानी 20 की छूट दी है तो कितनी वैल्यू रहेगी, 80/100। देखो इन दोनों से तो ये दोनों जीरो कट गए और एक और एक 2 जीरो, इससे ये कट गया। बचा आपका कितना, 981 इंटू 8, यानी 81 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 एकन 8 और 8 8 64, यानी कि 648 रुपये। तो जो उसने उसका विक्रय मूल्य मेज का वो कितना होगा, 648, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसे हम किससे कर लेंगे, एलिगेशन से। इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पढ़ लो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो मान के चलिएगा जैसे उसने 2 भाग लगाए हैं, एक तो लगा दिया उसने 8% पे लगा दिया है, दूसरा मान लिया कि हमने उसने कितने पे लगाया, शेष 10% पे लगाया। ठीक है, कितने पे लगाया, 10% पे। एक 8% पे लगाया, दूसरा 10% पे लगाया, और कुल ओवरऑल उससे ब्याज कितनी प्राप्त हुई है, 9.2% ब्याज प्राप्त हुई है। ठीक है, तुम्हें बताना है तो वे दोनों भाग क्या हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 10 से कम है तो 10 में से 9.8 गया तो कितना बचा, 0.8%, और ये 9.2 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.2%। ये दशमलव से दशमलव, और ये 4 से कितने बार गया, 2 बार, और ये 4 से कितना गया, 3 बार। तो उसने जो अमाउंट लगाया है 10,000 की राशि, वो किस अनुपात में लगाई, 2:3 में, यानी 2 3 5, 5 का 10 में देंगे तो 2,000, यानी कि उसने जो राशि लगाई है वो कितनी लगाई है, 2,000 इंटू 2, 4,000 और 6,000 इस तरीके से लगाई, यानी 4,000 8% की दर पर 10% की दर पर 6,000 रुपये लगाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। मैं क्या बताना, सिंपल ब्याज की दर बतानी है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होती है, यानी कि 3840 रुपये थी पहले ब्याज, 4 साल में कितनी थी 3840 रुपये। अब 5 वर्षों के अंदर वो धन कितना हो गया 3936 रुपये हो गया। तो 1 साल के अंदर कितने रुपए बढ़ गया, कितने बढ़ गया, तो 3840 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ गया 6, और 13 में से 4 गया तो 9, और 8 में से 8 0, यानी 96 रुपये बढ़ गया 1 साल में। तो 96 रुपये कितने रुपए पे बढ़ा है 3840 पे, कितने बढ़ा है 3840 पे। हमें परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 ये इससे घट गया। अब आप इसे 4 से काट दो, 4 9 36 बचे 2, 4 6 24, यानी ये 96 इंटू 4 आ गया, कितना है 96 इंटू 4। तो 96 से ये आपका 96 कट गया तो कितना आ गया 10/4। इसका अर्थ क्या हुआ 5 5 का आधा 2.5, यानी 2.5% आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति क्या है। तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी अपॉन समय, क्या होता है दूरी अपॉन समय होता है। तो दूरी हमें कितनी दी हुई है 900 मीटर, कितनी दी हुई है 900 मीटर, समय कितना दिया हुआ है 120 सेकंड। अब हमें किस में बताना है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, किस में बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। ये किस में निकल रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का कर देंगे। तो देखो इसे 0 से ये 0, 6 से ये 3 बार, 6 से ये 2 बार, और ये 5 और 2 10, 10 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 3 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो जो गति है व्यक्ति की तो वो कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में, उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं, तो समलंब चतुर्भुज इस तरीके से होता है, यानी 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं और 2 कैसी होती है नॉन पैरेलल होती हैं, इस तरीके से होता है समलंब। ये क्या कह रहा है समांतर भुजाएं 2:3 में, यानी कि अगर ये हम भुजाएं माने हम 2x माने तो ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है, यानी ये भुजा 2x तो ये 3x। उनकी न्यूनतम दूरी कितनी 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमें डिस्टेंस दी है, यानी अगर हम यहाँ से लंब डाल रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये कितना दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा बतानी है, यानी हमें 3x का मान बताना है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 कोष्टक में a + b × h होता है। तो एरिया में कितना दिया हुआ 480 बराबर 1/2 इंटू a + b, यानी 3 और 2 5x, कितना हो गया 5x इंटू h, h हमें कितना दिया हुआ है 12। तो ये 2 से कितना गया 6 बार गया, इसे 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 × 48 यानी 0। 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब हमें बताना है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कितनी आ जाएगी 16 × 3 16 × 48, कितना आ जाएगा 48 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए जाते हैं, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो जो घन है कितने भी घन आपस में पिघलाएं तो जो नया घन बनेगा उन दोनों का आपस में आयतन क्या रहता है बराबर रहता है। तो जो पिछले 3 घन है उनका आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होता है घन का एक ही होता है, यानी भुजा का क्यूब। तो पहले वाले का आयतन कितना होगा 1, दूसरे का कितना होगा 36 216, 8 का 512, इन तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9, 1 और 1 2 और 7 729 क्या हो गया
ये नए वाले घन का क्या हो गया, आयतन हो गया। यानी कि नए वाले घन की भुजा कितनी हो जाएगी, ए क्यू बराबर 729, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। तो जो नया घन है उसकी भुजा कितनी आ गई, 9 मीटर। तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल बताना। तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। तो 6 तो ये हो गया, 9 का कितना हो गया, 81। आंसर करेंगे तो 6 × 6 और 8 × 48 कितना आ गया, 486 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 486 मीटर स्क्वायर आ गया। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 4। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आपको प्रैक्टिस सेट 5। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।